हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 27 में हमने डिक्रीज इन डिमांड सीखा था। दैट इज 3A का लास्ट पार्ट। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर अपना चैप्टर नंबर 3B, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेक्चर नंबर 28 में यानी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है 3B, क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड। प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस चैप्टर में यानी 3A में हमने पहले से ही लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है भाई लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, और अगर उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड। यस, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड आपको ये तो जरूर बताता है कि प्राइस के इंक्रीज हो जाने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाता है, प्राइस के डिक्रीज हो जाने से डिमांड इंक्रीज हो जाता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड आपको ये नहीं बताता है कि कितना प्राइस इंक्रीज होने से कितना डिमांड डिक्रीज होता है, या कितना प्राइस डिक्रीज होने की वजह से कितना डिमांड इंक्रीज होता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको ये नहीं बताता कि भाई कोई मैन्युफैक्चरर को हेल्प नहीं करता कि आप 2 रुपया बढ़ा दीजिए जिसकी वजह से आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 kg कम बिकने लगेगा, या फिर आप 2 रुपया को इंक्रीज कर दीजिए, आपका क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपीज से 10 क्वांटिटी से 10 kg से डिक्रीज हो जाएगा, या फिर आप 2 रुपया कम कर दीजिए जिसकी वजह से आपका 10 kg ज्यादा बिकने लगेगा। लॉ ऑफ डिमांड आपको ये नहीं बताता है। Thus, the law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. तो इससे हमें क्या पता चला कि लॉ ऑफ डिमांड कोई चीज को, कौन सी चीज को, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी केजीज माल की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो वो अमाउंट वाले रिलेशनशिप को मेंटेन करना या एक्सप्लेन करना लॉ ऑफ डिमांड के बस की बात नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ठीक है। देयरफॉर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसीलिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को कि कितना 2 रुपया प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी पे कितना इम्पैक्ट होता है, 2 रुपया प्राइस डिक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी पे कितना डिक्रीज होता है, एग्जैक्टली आपको बताया प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने, और एक्सप्लेन किया एक कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन? इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है? कहाँ से आया? पहले तो आपको सीखा कि लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा? इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हमने सीखा कि भाई एक चीज इंक्रीज होगी दूसरी चीज डिक्रीज हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि भाई ये इंक्रीज और डिक्रीज तो तक तो ठीक है, लेकिन कितना इंक्रीज होने की कितना डिक्रीज होगा, प्राइस और क्वांटिटी का एग्जैक्टली अमाउंट में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इसको लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? अभी इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अब डिटेल में आपको पढ़ते हैं। क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस। ये वर्ड आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में, फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि भाई इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। इट इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन द अनदर वेरिएबल। मतलब एक चीज के चेंज हो जाने की वजह से दूसरे चीज में क्या इम्पैक्ट होगा। अब ऑब्वियसली एक चीज क्या है यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट, एक वेरिएबल कौन सा है, प्राइस है, दूसरा वेरिएबल कौन सा है भाई यहाँ पे, डिमांड है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि भाई इस प्राइस और डिमांड के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप तो हम जानते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली क्या होगा। 2 रुपया प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से क्वांटिटी के कितने केजीज में डिफरेंस आएगा, कितना क्वांटिटी हमारा ज्यादा बिकने लगेगा या कम बिकने लगेगा। इसी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस बताता है कि भाई 2 रुपया चेंज होने के क्या रिस्पॉन्स होगा, हमारी डिमांड पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये दिखाता है, ये दर्शाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। यानी आपको बताता है कितना क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। ये 2 रुपीज के प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना फर्क करेगा, 5 किलो वजन में कम होगा, हमारा 5 kg कम बिकने लगेगा, ज्यादा बिकने लगेगा, या 10 kg ज्यादा बिकने लगेगा या कम बिकने लगेगा। और एनी अदर फैक्टर, इलास्टिसिटी सिर्फ डिमांड का नहीं हो सकता, दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम भी हो सकता है, हम टाइप में आगे सीखेंगे कि इनकम भी हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है। अभी हम इतना सीख रहे हैं कि प्राइस और केजीज में यानी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप है, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दर्शाता है, इट शोज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ व्हाट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि एग्जैक्टली कितना चेंज होगा प्राइस में, तो जिससे डिमांड पे एग्जैक्टली कितना इंपैक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि अगर ऑब्वियसली आप 2 रुपये से प्राइस इंक्रीज कर देंगे और आप 10 किलो बेच रहे थे, तो अगर आपने प्राइस इंक्रीज किया है तो ऑब्वियसली डिमांड आपका डिक्रीज है। एग्जांपल के तौर पे वो 9 kg हो गया, कि आपने 2 रुपये बढ़ाया तो आपके कंज्यूमर पहले तो नॉर्मल प्राइस पे 10 kg खरीद रहे थे, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 2 रुपये इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड आपका डिक्रीज हो गया, 9 kg हो गया। तो आपका कितना क्वांटिटी कम बिकने लगा, 1 kg आपका क्वांटिटी डिमांडेड कम बिकने लगा, आपकी सेल्स डिक्रीज हो गए, रिड्यूस हो गए। इसी तरीके से अगर आप ये अज्यूम कर लेते कि अगर हमने प्राइस डिक्रीज कर दिया, 2 रुपीज डिक्रीज कर दिया, तो इससे क्या होगा, पहले हम 10 किलो बेच रहे थे और वो अब बढ़ गया है 11 kg हो गया, तो अभी 11 kg हो गया, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या पता चला हमें कि हमारा जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया, 1 kg से इंक्रीज हो गया। तो एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे प्राइस में कितना चेंज करने की वजह से डिमांड में कितना चेंज होता है, इसी का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट or small according to the amount demanded, which rise much or little for a given fall in the price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in the price। आपको अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इन शॉर्ट में मतलब समझा दिया, एक एक करके पढ़ते शॉर्ट तो आपको समझ में आएगा। डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल, यानी डिमांड इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गई, किसकी वजह से, राइजेस विच लिटिल और स्मॉल, प्राइस की वजह से, ठीक है, इन द प्राइस। एंड डिमांड फॉल होगा, डिक्रीज होगा, या तो फिर इंक्रीज होगा, कम या ज्यादा, किसकी वजह से, चेंज होने की वजह से, राइज होने की वजह से, प्राइस के। तो एग्जैक्टली हमने आपको ये कंडीशन जो बताई उसी को एक्सप्लेन करता है, डेफिनेशन को ही शो करता है, ये वाला कंडीशन कि 2 रुपया प्राइस बढ़ा दिया, हम 10 किलो बेच रहे थे, हमारा क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गया, 1 kg हमारा कम बिकने लगा, ये हुआ फर्स्ट केस। दूसरे केस में हमने 2 रुपया डिक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से हम 10 किलो पहले बेचे थे, हमारा सेल इंक्रीज हो गया 11 किलो, तो कितना इंक्रीज हो गया, 1 kg, तो ये पॉजिटिव में चेंज हुआ। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a technical term which describe the responsiveness of change in quantity demanded to a fall or rise in its price। आपको पता है कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एग्जैक्टली कितने अमाउंट से, कितने केजी से, अगर प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा कितने रुपए से, एग्जैक्टली अगर आपको रुपया पता होगा तो आपको एग्जैक्टली वो अमाउंट के साथ बताएगा कि भाई 5 रुपए के इंक्रीज करने से आपका 50 kg का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेशो। अब ऑब्वियसली आपको रेशो मिल गया, याद है आपको यहाँ पे रेशो मिल गया, प्राइस था 2 से आपने चेंजेस किया तो क्वांटिटी पे आपको 1 का फर्क पड़ रहा है, याद है, तो आपको ये रेशो मिल गया। आपने रेशो पढ़ा, यस आपने पार्टनरशिप रेशो में पढ़ा ना, पार्टनरशिप फॉर्म में आपने पढ़ा कि भाई 2 पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वहाँ पे किस तरह से रेशो डिवाइड होता है, हाँ या उसी रेशो की बात कर रहे हैं। इट इज अ रेशो ऑफ परसेंटेज in quantity demanded of a commodity to a percentage
चेंज इन प्राइस। तो हमें रेशियो निकल के आ गया हमारे सामने कि भाई यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक रेशियो निकल के आ गया। तो इलास्टिसिटी क्या दर्शाता है आपको? रेशियो दर्शाता है, रिस्पॉन्सिवनेस दर्शाता है, रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है किसी प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना एग्जैक्टली रेशियो से चेंज होगा, वो हम सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इज इट क्लियर? इलास्टिसिटी का मतलब होता है एग्जैक्टली किसी चीज पे क्या इंपैक्ट होगा। इलास्टिक, नॉर्मल ये वर्ड आपने सुना, ये वर्ड आया है इलास्टिक से। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? एक रबर बैंड ले लीजिए, रबर बैंड अस्यूम कर रहे हैं, तो रबर बैंड पे क्या इंपैक्ट होता है? जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, याद है हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, उसको खींचते हैं तो उस पर इम्पैक्ट होता है। तो हमने प्रेशर लगाया जिसकी वजह से उस पर चेंज हुआ, तो जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना ही वो रबर जो है वो स्ट्रेच होगा, वो उतना ही जाके स्ट्रेच होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा खींचेगा। तो उससे क्या पता चला? जितना ज्यादा उस पर हमने प्रेशर लगाया उतना ही ज्यादा वो स्ट्रेच हुआ। तो जितना क्वांटिटी यानी जितने डेसिमल का पावर हमने उस पर लगाया है उतना ही उसमें स्ट्रेच हुआ, चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में हम रिलेशनशिप सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली प्राइस में कितना इम्पैक्ट होगा तो क्वांटिटी पे कितना इम्पैक्ट होगा। रेशो से सीखने वाले हैं हम, एग्जैक्टली फॉर्मूलाज आएंगे, फॉर्मूलाज में वैल्यूज अब आएंगे और वैल्यूज को पुट अप करेंगे और वैल्यू से एक आंसर निकल के आएगा। ऑब्वियसली आपको इस लेवल पे यानी 12th स्टैंडर्ड के इस लेवल पे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी करने होंगे, आपको इलस्ट्रेशन नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जाएगा तो आप एग्जाम्पल में कोई भी फिगर लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।